सकते, ये मौजूद ही नहीं हमारे यहाँ, तो क्या आईनी तरमीम क्यों नहीं की गई? 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम भी आ गई, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आईनी तरमीम क्यों नहीं की गई जिसके तहत ड्यूल नेशनलिटी वालों को या तो रखना है तो तब भी, नहीं रखना तो तब भी उनका जो भी मामला है उसको खत्म किया जाए। इस तरह कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और अब भी जिस तरह ये 14 और लोगों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर है, तो क्या ड्यूल नेशनलिटी वालों के का मुस्तकबिल हम इस तरह की पिटीशंस के जरिए मुस्तकबिल का फैसला करेंगे या हमें कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त चूंकि हमारा इस वक्त शहर कायद जो है वो, मैं जिस तरह हमने पहले कहा था कि खून रेजी का शिकार है, इस खून रेजी का मुस्तकबिल क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ नजरियाती वर्कर ग्रुप के रहनुमा जनाब डॉक्टर हसन रजा साहब। हसन रजा साहब, मैं दूसरी तरफ तो बाद में आऊंगा नजरियाती ग्रुप की तरफ, लेकिन एक चीज जो आपसे पूछना चाहता हूं कि शहर कायद में जो खूनरेजी है, इसका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? यहाँ अमन कैसे कायम हो सकता है? डॉक्टर साहब, बात यह है कि सूबा सिंध जो हमारा है, जी जी, इस वक्त बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। इसके खिलाफ जो साजिशें तो काफी अरसे से चल रही हैं, लेकिन वो ये टाइम जो आ गया है, जी जी, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल उनकी जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो पिछले हफ्तों पे पीछे हाथ हैं, वो चाहते हैं कि सिंध के अंदर एक बाकायदा जो एक मुनज़्ज़म तौर साजिश हो रही है सूबे के हवाले से कि सूबे को तोड़ा जाए सिंध के अंदर। यही टारगेट किलिंग्स की हैं, जो बुनियादी बातें हो रही हैं, ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि लोगों के जहनों में वो बात डाली जाए कि इस वक्त कराची के हालात ऐसे हैं, अगर वो चीज़ हमें मिल जाएगी तो हम शायद कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती होगी अगर टारगेट किलिंग सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, इससे पहले भी होती रही और रहमान मलिक बार बार यहाँ आता रहा और यहाँ पर उसने जमायतों को एतमाद मिल लिया, लेकिन ऐसी बड़ी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, गवर्नमेंट चाहती है तो उस पर कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि इस इशू को खत्म किया जाए और बैठ के इस सिंध सूबे के अंदर हमारी जो कैपिटल है, जहाँ पर हमारी कराची जो है बड़ा हब है हमारा आमदनी का, इसमें बड़ी कौमें आबाद हैं, उन सबको बिठा के अमन की बात की जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा मकसद है पीछे, एक सूबे का आपने देखा हालिया एक मुहिम चली हुई है, और उसके अलावा आप ये समझें कि जो इंतखाबात आने वाले हैं, कई वो लोग, वही जमायतें जो इस शहर से इलेक्शन जीत के आती हैं, वो भी अपने आप को फिर एक अपना जो गिराफ उनका जो गिर रहा है इस वक्त मौजूदा हालात अलायंस में बैठे हुए, वो भी इस चीज को बचाने के लिए भी चीजें करेंगे और कहेंगे कि हमसे जुल्म हो रहा है और हमें फिर वो एक लाशों की सियासत करके इलेक्शन में आना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ एक इसमें हमें हुकूमत जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उनकी अलायंसी है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि इस चीज को अपने मफादा से हटके कराची की आवाम और सिंध की जो अंदर सिंध के लोग हैं, इन सबको अमन के लिए बैठ के रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, हुकूमती जो इकदाम थे उनको आप कैसे देखते हैं? हुकूमत जो इजलास करती है, इवन जरदारी साहब भी कराची में मौजूद थे, तो हमारा अमन अमान की सूरत हाल वही मखदूश रही, 7, 8, 10 लोग जो है वो जाँ बहक होते रहे, टारगेट किलिंग का शिकार होते रहे। कैसे अमन अमान के लिए हुकूमत की जो इकदाम हैं उनको आप कैसे देखते हैं? ये इकदाम जो देखें, एक तो जो गवर्नमेंट के अंदर इनको जो यहाँ शहरी आबादी के अंदर जो लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज हैं उनको वो तरीके कार इख्तियार करना चाहिए, उनसे वो बिल्कुल ही गाफिल है। उनको महसूस ही नहीं है कि भाई ये क्या काम करना है, हमें ये टारगेट किलिंग करनी है। उनको सब पता है, थानेदारों को पता होता है जो चीजें करती हैं, जो इन चीज में इन्वॉल्वमेंट होती हैं। कराची में अमन करना मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट के संजीदा हो जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कराची की पुलिस कर सकती है, कराची के फोर्सेस का दें, उनको पावर दें, उनको अख्तियार दें, आप उन्हें पॉलिटिकलाइज कर लेते हैं, आप उनको अपने असर मिला के आप उनको छुड़वाते हैं, बंदों को छुड़वाते हैं। आपने देखा डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने एक पूरी बहुत बड़ी एक लिस्ट दी थी टारगेट किलर्स की, लेकिन क्या हुआ? लेकिन डॉक्टर मिर्जा भी तो खुद चुप हो गए ना, उनको अभी तक वो खामोश हैं, क्यों? डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा खामोश हो गए तो वो एक गवर्नमेंट से अलग है, इस वक्त होम मिनिस्टर नहीं है। अभी हाल होम मिनिस्टर जो मंजूर हसन साहब है उनको भी छुट्टी पे भेज दिया गया। तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा ना, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम तहरीक इंसाफ नजरियाती ग्रुप इस पर बात करेंगे, ये क्यों वजूद में आया, इसकी वजह क्या थी और इख्तलाफात क्या है, इख्तलाफात कहाँ से शुरू हुए, ये सवाल मेरे डॉक्टर हसन रजा साहब से होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ के कोई मरकजी रहनुमा जो है वो हमें ज्वाइन कर सकें और उनसे भी उनका मौक़िफ़ भी जान सकें। हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, देर पहले तो मैं आप इसकी तरह जो नजरियाती वर्कर ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर हैं जी,
उनका यकीन है कि इस मुल्क के अंदर जो हम एक नजरिए के तहत पार्टी में 16 साल से काम कर रहे हैं, वो उनकी क़यादत इमरान खान साहब कर रहे हैं और हमें उनकी क़यादत पे भरपूर भरोसा एतमाद है। ठीक है, लेकिन जिस तरह पार्टी के तरीकेकार, मैं सिंध सूबे की बात करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक सूबे से है और मैं 96 से सूबे के अंदर काम कर रहा हूं। सही। और आप देखें कि सूबा सिंध जो है तहरीक इंसाफ के हवाले से एक हसास सूबा है। सही। और सिंध के अवाम के अंदर हमारे खान साहब, इमरान खान साहब के लिए वो सोच अभी तक मैच्योर नहीं हो पाई है कि खान साहब सिंध के अंदर जो लोगों से इंटरलिंक हो। लेकिन हमने भरपूर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नौजवानों की जो एक बहुत बड़ी जो तादाद में हमारे सपोर्ट है और सिंध की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनियन काउंसिल से लेकर डिस्ट्रिक्ट में हमारी तंजीमें काम कर रही हैं और जनरल सेक्रेटरी में 12-14 साल में रहा हूं। इसके अलावा इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन 30 जो लाहौर के जलसे के बाद जो शमूलियत है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। अच्छे लोग आने चाहिए, उससे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन इख्तिलाफ इस बात पे है कि पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी हमारी एक जमहूरी पार्टी है, उस जमहूरी पार्टी के अंदर रह के उस तरीकेकार को अगर हम सबूताज करेंगे तो मुल्क के अंदर हम किस तरह सिस्टम को बहाल करेंगे। हम बात करते हैं इदारों को मजबूत करने की, हम बात करते हैं मेरिट की, हम बात करते हैं करप्शन के खिलाफ उठाने की, हम बात करते हैं एहतसाब की। अगर पार्टी के अंदर ये सब चीजें मौजूद हों तो इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? अच्छा, ये बताइए आपके इख्तिलाफात कहां से शुरू होते हैं पार्टी के साथ, जिसकी वजह से आपकी मुअत्तली जैसा फैसला पार्टी को करना पड़ता है? देखें जी, मुझे इख्तिलाफात ये है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी पार्टी है, इसमें हर आदमी को हक है कि वो अपना जमहूरी इख्तिलाफ रखे, लेकिन फोरम पे। हमने अपने फोरम पे हमेशा खान साहब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जो डिसीजन हुए हैं सिंध के इश्यूज पे, हमने बात की, खान साहब सुनते हैं हमारी बात और उसको महसूस करते हैं। लेकिन हमारे जो सेक्रेटरी जनरल आरिफ अलवी साहब हैं, जिनका ताल्लुक सिंध के अंदर है और कराची से ताल्लुक है उनका जो रवैया हमारी पार्टी के अंदर है वो एक तासुबाना है। हमारा इख्तिलाफ जब शुरू हुआ, जब नईम मुल्क साहब को सूबे सिंध के सदारत पे वो काम कर रहे थे, उनको एक साजिश के तहत उनको हटा के मरकज में कहा गया आप मरकज में काम करें और सूबे से हट जाएं। जब वो वहां गए तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसका इजलास हुआ, उसमें हमने सीनियर नायब सदर को प्रेसिडेंट बनाया, जो आईनी हमारा हक था। उसके बाद आरिफ अलवी ने 52 भी अप्लाई किया 1 घंटे के अंदर और एक पट्टी टिकट चला दिया कि तमाम सिंध की जो तंजीमें तोड़ दी गई हैं और नादर अकमल लेगारी को हमने प्रेसिडेंट बना दिया। सही। और नादर अकमल लेगारी साहब जब अपॉइंट हुए तो वो एक दूसरी पार्टी से आए जिनका हमारी पार्टी की नजरिया से बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। सही। वो मुशर्रफ साहब के साथ उन्होंने काम किया, कायद ली के साथ उन्होंने, मुशर्रफ साहब के साथ तो आपके कायद ने भी काम किया। हमने काम नहीं किया, हमने सिर्फ एक हिमायत की थी, हमने रेफरेंडम की 1 दिन की हिमायत की थी, उसमें खान साहब ने सॉरी कर दिया था। अच्छा, जब नादर अकमल साहब आए तो ये हमारा सिलसिला चलता रहा। दूसरा इख्तिलाफ हमने पूछा अपने आरिफ अलवी साहब से कि आरिफ साहब ये जो फैसले आप करते हैं ये जमहूरी फैसले नहीं है, हमारा एक इदारा है सिंध काउंसिल का, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, आपको अगर कोई चेंजिंग लानी है तो आप इस इजलास को सेक्रेटरी जनरल के तौर बुलाएं, उसमें फैसला लें, उसके बाद जो मुत्तफिका फैसला है वो उसको आप सदारत दें। तो ये बताइए कि सिंध काउंसिल ने कोई, आपकी जो मौजूदा सिंध काउंसिल है उसने कुछ जो मौजूदा सदर के खिलाफ भी कोई एतमाद की तहरीक लाए हैं या ला रहे हैं? जी, बात यह है कि हमारा इस वक्त जो बड़ा इशू चल रहा है जिस पे मुझे उन्होंने मुअत्तल किया है, वो इशू हमारा दूसरा जो जगह शुरू जिस बात पे हुआ वो आरिफ अलवी साहब की एक स्टेटमेंट पे हुआ शुरू। जब लियारी ऑपरेशन चल रहा था तो उस पे हमारे तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सिंध की तरफ से कोई नहीं आया। हमने मरकज में राब्ता किया तो उन्होंने कहा खामोशी अख्तियार करें, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम सिंध सूबे से ताल्लुक हमारा, लियारी की 15 लाख अवाम अगर फंसी हुई थी उस अजाब के अंदर तो हम उसकी आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि यहाँ से माइग्रेशन होना शुरू हो गई थी, वो अंदरून सिंध जा रहे थे और जब हम अंदरून सिंध टूर पे जा रहे थे तो वहां हमसे पूछते थे कि आप जो यहाँ से लियारी के लोग हमारे पास आके पनाह ले रहे हैं तो क्या तहरीक इंसाफ क्या समझती है इनके बारे में? तो हमने कहा हम इस लियारी ऑपरेशन के खिलाफ हैं, अवाम जो वहां, तो इस पे मुझे जो है वर्बल नाराजगी जाहिर की गई। यहाँ के 3-4 लोग हैं जो कराची में बैठ के पूरी सिंध की बॉडी को चलाना चाहते हैं। एक डॉक्टर आरिफ साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं और 2-3 और आदमी हैं। हमने उस चीज को नहीं रखा क्योंकि हम
अगर पार्टी, क्योंकि वो अब मौजूद नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप आप जो उनसे अपनी मौकूफ हद तक हैं। बात करें जी। तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका मौकफ जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता हो जाए, बिल्कुल, उनका मौकफ भी लिया जाए ताकि जो बात है वो बराबर हो सके। उसके बाद जब अमन मोहब्बत सिंध मोहब्बत रैली हुई, जी। उस पे फायरिंग हुई, तो उसके बाद डॉक्टर साहब दूसरे दिन तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मौका इख्तियार किया कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजह से फायरिंग हुई है, उन्होंने ये इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जमीनी हकायक जो थे, अंदरून सिंध के अवाम जो देख रहे थे, जो हमारे रैली, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, बच्चे आए थे अंदरून सिंध से, वो शहीद हुए और उनको क्यूरिटीज भी हुई। हम वो चीज छुपा नहीं सकते। हम अपनी पार्टी को सिंध के अंदर ये मौकूफ नहीं देना चाहते कि हम किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मौकूफ ओपन होना चाहिए और सिंध के अवाम के मफादात में होना चाहिए। उसके बाद वो मौकूफ मेरा लगा अखबार में, तो डॉक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई दूसरे दिन, उसी दिन, जिसमें ये 5 आदमी बैठे और इन्होंने डिसीजन किया कि डॉक्टर हसन रजा को जो है हटाया जाए। मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का अहदा जो है वो एक तंजीमी ओहदा है, इसको हटाने का या उसको रखने का एक तरीकेकार है। प्रोसेस क्या है आपके यहाँ पर, किसी भी शख्स को मुअत्तल करने का तरीकाकार क्या है? सही, आपको शोकाज नोटिस मिला? आइन में तो मौजूद हर चीज है। किसी बंदे का अगर इल्जाम आप देते हैं किसी कारकर्दगी पे, तो पहले तो आप शोकाज, मुझे सस्पेंशन के लिए तो बाद में आते, मैं अहदे की चेंजिंग करता हूं। अगर मैं जनरल सेक्रेटरी था तो इन्होंने टिकर फिर चला दिया।